नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस परिचर्चा में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीआई एमएल के नेता हैं, और आपका बहुत आभार और धन्यवाद। इस परिचर्चा में हम जो प्रोस्पेक्ट्स हैं महागठबंधन के बिहार में आने वाले दिनों में, वो किस तरह से होने जा रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर क्या कोई पेंच फंसा है। पिछली बार अगर आप सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट देखेंगे वो 50% से ज्यादा है, तो इस बार क्या वो ज्यादा डिमांड करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी इस परिचर्चा में शामिल हैं। दीपांकर जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप माइक ले लीजिए। तो अब तो चुनाव की बेला नजदीक है, और पिछली बार मैं देख रहा था आपने 19 सीटें में लड़ा था और आप 12 जीते थे, तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट। अभी आप ऑलमोस्ट 2/3, उसमें और 2 कम से कम जीतना चाहिए था। अच्छा, 14 होना चाहिए था, तो 12 पे रुक गए थे हम लोग। तो आपने अपने सहयोगियों को समझाया जी हमारा स्ट्राइक रेट देख के इस बार हमें आंकना। नहीं, ठीक है। इसको तो देखिए, स्ट्राइक रेट की काफी चर्चा है बिहार में, तब से लोग हर जगह क्रिकेट की भाषा में बात करते हैं आजकल। तो हमने कहा कि क्रिकेट में जैसे अलग अलग है, T20 का अलग अंदाज है, टेस्ट मैच का अलग अंदाज है, वनडे इंटरनेशनल का अलग है। तो ये एक तरह से टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच में आपको एक तरह से सेशन बाय सेशन हर सेशन जीतना है। पूरा टीम वर्क अच्छा होना है। ऐसा नहीं कि मैंने बढ़िया बॉलिंग कर लिया और सारे कैच छोड़ दिए, तो नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर पूरे बिहार को जीतना है, तो वो एक पार्टी के स्ट्राइक रेट से होगा नहीं, वो एक साउथ बिहार से होगा नहीं सिर्फ। तो इसके लिए पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, पूरा टीम वर्क अच्छा होना होगा। तो हमने ही कहा कि हम लोग पिछली बार कम जिलों से लड़े थे, 12 जिले, और बिहार में 38 जिले हैं। तो ज़्यादा जिलों से लड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा उससे। और जहाँ जहाँ हम लोग लड़े वहाँ हमें लगता है कि पूरे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हो गया। बट आपको लगता है कि कांग्रेस को 70 सीट देनी चाहिए थी, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं, तो ठीक है। तो कांग्रेस के पास दोनों तरह का खट्टा मीठा अनुभव है। 2015 का अनुभव है कि 40 सीट लड़ करके 27 जीतने का। हालांकि वो गठबंधन का नेचर अलग था, नीतीश जी थे उस समय। और 2020 का अनुभव है 70 लड़ करके 19 जीतने का। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लोग भी सोचेंगे कि दोनों का बीच का कहीं कोई गोल्डन मीन निकाला जाए। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट अगर पिछली बार की तुलना करें तो बहुत बेहतर था, है ना, कांग्रेस से बहुत बेहतर था। तो क्या ये माना जाए कि इस बार आप ज्यादा डिमांड करेंगे कि भाई कांग्रेस को आपने 70 ज्यादा तो हमने कहा है, ज्यादा ऑलरेडी कहा है, ज्यादा डिमांड किया। ज्यादा तो मतलब कितनी, क्या 40-45? अब हम सीट में संख्या से शुरू नहीं करते। संख्या तो मान लीजिए आप जहां जहां लड़ना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा, और उसके बाद उसको जोड़ करके एक संख्या में पहुंचते हैं। तो हमने कहा कि 12 जिले नहीं, हमको कम से कम 20-25 जिलों से हमको लड़ना चाहिए। और नेचुरल है कि 20-25 जिलों से लड़ेंगे तो सीट की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमने कहा है कि 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हम पर भरोसा कर सकते हैं। 40, 43, 243 में 43 माले के जिम्मे में छोड़िए, बाकी 200 बाकी लोग संभाल लें। 43 सीट तक संभालने की क्षमता हम लोग रखते हैं। पर दीपांकर जी, आजकल राजनीति में मांगने पे कौन देता है, अंगद का पैर जमाना पड़ता है। नहीं, माले देखिए, हम लोगों का क्या है, आंदोलन है, संगठन है, लोग हैं, और कुछ नहीं। बाकी तो जिस तरीके से बाकी लोगों का पॉलिटिक्स होता है ट्रांजैक्शन वाला, वो ट्रांजैक्शन का पॉलिटिक्स तो हमारा नहीं है, हमारा एजुटेशन का पॉलिटिक्स है। इसीलिए माले को लोग समझते हैं, और माले की जरूरत है, तभी तो हम लोगों को कुछ सीट लोग ने दिया। नहीं तो अदरवाइज 5 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी, कोई गठबंधन के बारे में कोई सोच नहीं सकते थे। 10 साल पहले देश की परिस्थिति भी दूसरी है। आज सब लोगों को लगता है कि आज की इस परिस्थिति से निपटने के लिए बड़ा गठबंधन चाहिए, इसके बगैर होगा नहीं। अभी ये जो 2 अधिकार यात्राएं निकली हैं, एक राहुल गांधी जी ने निकाली, उससे पहले हमने भी एक यात्रा निकाली थी। अच्छा। बदलो बिहार यात्रा, पिछले साल अक्टूबर में। अच्छा। वो पद यात्रा थी, और ये तो अभी SIR को लेकर के यात्रा थी। अभी तेजस्वी जी की भी यात्रा हुई। तो इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट तो वहां से आता है ना कि जब किसी जरूरत को आप एड्रेस करते हैं। आप अगर अपने मन से कोई सोच लिया, आपने कुछ कर दिया, उससे इम्पैक्ट नहीं होता है। जब आपका कोई, आपकी पहल वो परिस्थिति से मेल खाती है, परिस्थिति की कोई मांग होती है, लोगों को कुछ जरूरी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और तब जब आप पहल कदमी लेते हैं। तो SIR जब आया बिहार में, ऐसा आया कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कहीं SIR हुआ नहीं था। अचानक नोटबंदी की तरह वोटबंदी बिहार पर जब थोप दी गई, तो बिहार के लोग परेशान थे। उसको लेकर के जब हम लोगों के बीच में जाना शुरू किए, तो हमें लगा कि बिल्कुल लोग चाहते हैं कि और बड़े पैमाने पर बात जाए।
तो बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में बात ले जाने का ही तरीका है कि आप एक सघन यात्रा कर दीजिए 15 दिन में। तो हमें लगता है कि SIR से तो हुआ ही है, कि बिहार में तो हुआ ही है, पूरा देश सजग हो गया, क्योंकि SIR अभी बंगाल में आने वाला है, पंजाब में तैयारी तो वो शुरू हो इलेक्शन गई है। कमीशन पूरे देश में लागू करने की बात कर रहा है। बिल्कुल, उसने तो सर्कुलर में कम से कम इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता बरती। नहीं तो आपको SIR आया उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन जो सर्कुलर आया उसमें उन्होंने कह दिया कि हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसमें बिहार के लिए तो ये सडन था, नोटबंदी की तरह, लेकिन पूरे देश के लिए तो पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई SIR आने वाला है। तो आपको दिक्कत क्या है ये बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाना चाहते हैं, शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। दिक्कत क्या है आपको? दो बुनियादी दिक्कत है। एक तो जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे देश का, उस सिस्टम के विपरीत ये लाया जा रहा है। हमारे देश में है कि आप 18 साल से ऊपर हो गए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपके बारे में माना जाएगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर कोई खास कोई शिकायत हो, कोई कहे, तो उनके बारे में कोई जांच पड़ताल होगी। थोक भाव से सारे लोगों से कहेंगे 18 साल के हो गए कि पहले अपनी नागरिकता साबित करो, नागरिकता साबित करके तब जाकर के वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाओ। ये हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन जो डुप्लीकेसी की बात नहीं, होती है, डुप्लीकेसी की बात अलग बात है। यहाँ जो बेसिक बात है कि आपने सबसे पहले लोगों से सिटीजनशिप मांगना शुरू किया। ये दिस इज नेवर डन इन इंडिया, ठीक है। और ये जैसे ही होगा तो बहुत सारे लोग, उनके पास कागज पत्तर होंगे नहीं, वो साबित नहीं कर पाएंगे, और वही लोग फंसेंगे, गरीब लोग फंसेंगे, फंस रहे हैं। तो SIR इज ए डिजाइन ऑफ एक्सक्लूजन। ये जहां भी SIR जब होगा, मान के चलिए कि वहां 5% 10% लोगों का नाम बट सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका ना। सुप्रीम कोर्ट ने ने तमाम अभी दलीलें तक सुनने हाँ के भी बाद नहीं कहा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर तो सुनवाई होनी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, सिर्फ आधार को अनिवार्य कर नहीं, दिया वही हम कह रहे हैं कि आपने पूछा कि दिक्कत कहाँ है, तो बेसिक दिक्कत यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है हमारी समझ से। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पूरे कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। सेकंड है कि इसमें प्रैक्टिकली आप जाइए तो प्रैक्टिकली सब कुछ गड़बड़ है। 1 महीने में आप 8 करोड़ लोगों को कवर करने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको भरोसा नहीं है, जो नहीं है आप वो मांग रहे हैं, जो है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें दिक्कत तो संदेह होता है। और जो अभी SIR से हुआ, देखिए 65 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें बहुत गड़बड़ी है, वो तो अपनी जगह पर है। 3 लाख लोगों को आपने नोटिस दिया, और जिनको नोटिस दिया गया सबके पास आधार है, लेकिन पता नहीं किस आधार पर उनको नोटिस दिया गया, उनका नाम क्या होगा। और जो SIR के बाद जो सूची बनी उसमें गड़बड़ी है। चुनाव आयोग का अपना प्रोटोकॉल कहता है कि किसी एक घर में अगर 10 से ज्यादा, एक पते पर 10 से ज्यादा मतदाता है, तो उसमें थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है कुछ, क्योंकि 10 से ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या है। तो SIR में जो सूची निकली 16 लाख से ऊपर है, जहां 10 से ज्यादा 20, 50, 100 लोग हैं एक घर में। वो भी एक घर में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। ऐसा कम्यून तो बिहार में अभी तो बना नहीं है कहीं। तो अजीब टाइप के इसमें जो आंकड़े आए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि जो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपने कहा, तो वो उससे बल्कि और गड़बड़ अपने एक सूची बना। तो सर आपने कहा कि इसीलिए SIR के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो कुछ बीमारी ठीक है, जी, डुप्लीकेशन है तो ठीक होना चाहिए, अगर कोई गुजर गए हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के लिए जो दवा आप दे रहे हैं वो उससे और ज्यादा बड़ी बीमारी चीजें खराब होंगी। सर एक और बात जो सामने आ रही है कि ये जो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ यात्रा कर रहे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग यात्रा निकाली, तो आरजेडी में भी एक माहौल बना कि साहब तेजस्वी यादव ने तो भरे मन से बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम राहुल जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल जी ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे मुख्यमंत्री की फेज जो होंगे वो तेजस्वी होंगे। अब इसको लेके भी तमाम सवाल उठ रहे कि कांग्रेस क्या कहीं बार्गेन करना चाह रही, बिकॉज आप भी उसके सदस्य हैं, तो आप नहीं जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा नहीं होती कि ये रोक के क्या मतलब है, करना तो है ही। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं है। अब जो सवाल है नहीं वो सवाल लोग कुछ बनाना चाहते हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है बार बार। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। कोई भी गठबंधन में है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वो एक बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अदरवाइज कोई प्री पोल आपके पास अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलता है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है
बड़ी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होंगे, ये नेचुरल है, ये एबीसीडी है, इसमें कोई सवाल खड़े होने का सवाल ही नहीं है। इसमें कांग्रेस को दिक्कत सवाल क्या अगर है? खड़ा होगा तब होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई तेजस्वी यादव की जगह पर कोई दूसरे दावेदार नहीं, तो हो, कहने तो में क्या गलत बात दिक्कत है? हाँ, इसीलिए हमें लगता है देयर आर सम थिंग्स व्हिच गो विदाउट सेइंग। तो कांग्रेस को अगर लगा होगा कि this राजनीति goes में बिना without कहे saying- विदाउट सेइंग नहीं होता, वहां तो नहीं कहना होता, पड़ता है, बार बार बहुत- कहना पड़ता है। नहीं बार बार क्यों आप लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए तो ठीक है, समय बता देगा। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि बिहार में कोई ऐसी सरकार बन जाएगी कि जिसका कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये अजूबा तो होने वाला नहीं है। लेकिन दीपांकर जी, ये विवाद तो कांग्रेस पैदा कर रही है ना। कांग्रेस एक बार कहते कि भाई तेजस्वी यादव मेरे चेहरा होंगे, नहीं, तेजस्वी तो वो- अगर हम जीतेंगे तो हो तेजस्वी सकता यादव है कांग्रेस मुख्यमंत्री को होंगे। अच्छा लग रहा है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, कांग्रेस हो सकती है, ये अच्छा लग रहा है। या उनको ये अच्छा लग रहा है कि अभी 70 मिलना मुश्किल है क्योंकि पिछली बार का स्ट्राइक रेट खराब है, इसलिए नहीं कोशिश हमें लगता करें है कि बार्गेन करने के लिए कोई रास्ता बार्गेन छोड़ें। के लिए शायद ये नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी कहा कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से हम ज्यादा, उनको लगता है कि पिछली बार जो सीटें थी उसमें विनेबिलिटी का चांस कम था, तो हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी की सीट चाहिए, विनेबिलिटी का चांस जहां ज्यादा हो, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, उन्होंने भी कहा। दीपांकर जी, नीतीश कुमार को 2005 के बाद 2020 साल हो गए, आप उनकी दो क्वालिटी मुझे बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब ये अच्छा हमको लगे ना लगे, लेकिन वो ही इज ए ग्रेट सर्वाइवर, 20 साल से टिके हुए हैं। अभी तो पता भी नहीं है कि नीतीश जी को क्या हुआ है, कैसे चल रही है सरकार, वो भी पता नहीं है। नीतीश जी को शायद ये भी पता नहीं कि बिहार में कोई SIR चल रहा है, बिल्कुल बेखबर है, लेकिन तब भी कुर्सी में बने हुए हैं। तो कुर्सी में बने रहना आता है, तो पॉलिटिक्स में इसको भी एक बड़ी कला लोग समझते हैं। इट्स ए ग्रेट आर्ट ऑफ सर्वाइवल, और वो सर्वाइवर हैं। बाकी नीतीश जी ने जो शुरू में कहा था वो बातें अच्छी थी, बिहार को अच्छा लगा था। भूमि सुधार करेंगे, विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास, सुशासन लाएंगे, ये जो बातें थी, तो उन्हें तो बातें पूरी सुशासन नहीं बाबू थी। कहा जाता है। तो वही हम करें, बातें तो ठीक है, उससे एक ब्रांड बन गया, लेकिन सुशासन का मतलब अगर ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुशासन का मतलब ऐसा होगा। ऐसा भी सुशासन हो सकता है जहां पटना में सुबह 7 बजे किसी अस्पताल में दनादन गोली चल जाए और लोग मर जाए, और उसके बाद बेखौफ मार करके कोई निकल जाए। मुजफ्फरपुर में किसी दलित बेटी के साथ बलात्कार हो, मुजफ्फरपुर में उसका इलाज भी ना हो, इलाज के लिए पटना लाया जाए और PMCH में एक बेड भी ना मिले और तरफ तरफ कर मर जाए। ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि सुशासन का ऐसा भी नजारा हो सकता है। तो आज जो सुशासन का जो नजारा बिहार में है वो तो डर पैदा करने वाला है, लेकिन डर तो डरावना है। वो डर तो आरजेडी का पैदा करके दिखा रहे हैं। हर मंच से कह रहे हैं कि साहब इनकी ओर देखिएगा भी मत, क्योंकि इनके कार्यकाल को याद कर लीजिए। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि लोग अतीत में जिंदा रहते हैं। लोग कोई अतीत में जिंदा नहीं रहते, कोई इतिहास के कैदी नहीं है। तब तो अब इतिहास में हमेशा वो याद करते करते पूरी जिंदगी आपकी चली जाएगी। लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो लोगों को जो समझाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा था वैसा था, तो वो जो आप बोल रहे हैं, तो लोगों को पता है कि ऐसा वैसा जो भी रहा होगा। आज के जो बिहार के जेनजी हैं, ठीक है, उनको तो लालू जी के बारे में पता भी नहीं है क्या था नहीं था, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज जो लोग देख रहे हैं, तो लोगों को यही लग रहा है कि अगर वो जंगल राज रहा हुआ तो आज तो महाजंगल राज है। तब लोग यही कहेंगे कि अगर वो जंगल था तो आज तो महाजंगल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो एक और बात जो आती है कि वो केवल सुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे कैश ट्रांसफर कर रहे हैं महिला वोटर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात की है, सेविकाओं के पैसे बढ़ा दिए हैं उन्होंने, देखिए उनका पेंशन बढ़ा दी है 400 से 1100 कर उनका दी है। स्टाइल क्या है, उनका जो स्टाइल है कि बिहार में देखिए डेमोक्रेसी में मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जब कोई मांगेंगे, आप उस मांग को तत्काल पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक कोई आंदोलन हो रहा है, आपको उसकी बात सुननी होगी, उससे बात करनी होगी। नीतीश जी जिस तरह से सरकार चलाए हैं बिहार में, तो वो कभी किसी एजिटेशन, किसी डेलीगेशन, किसी से कभी मिले नहीं है। अभी देखिए एक वीडियो हमारे साथी लोग दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जब हम लोगों ने जमीन की बात की, नीतीश जी ने कहा कि अरे माले वालों का तो काम ही है जमीन जमीन करते रहना, तो जमीन क्या हम आसमान से ले आएंगे? और अभी अदानी को 1050 एकड़ जमीन दे रहे हैं। हम अगर 10 डिसमिल 20 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं गरीबों के लिए, आप कह रहे हैं जमीन के आसमान से ले आएंगे और उनके लिए आपको जमीन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं पीर पैंती में। तो ये जो लोग बिहार में, किसी की बात इन लोगों ने सुनी नहीं, कभी किसी की बात नहीं सुनी। और जब उनको लग गया
जब लग गया कि भाई अगर बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो हम वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। 400 रुपए का पेंशन, हम लोग 3000 के लिए लड़ रहे थे, तो 400 रुपए का पेंशन लेकर के 2025 में नीतीश जी वोट मांगने के लिए जा भी नहीं सकते थे। मजबूरी में 1100 करके कह रहे हैं कि हमने 1100 कर। तो आप जब आएंगे आप कह रहे हैं आप 3000 करेंगे। नहीं, हम लोगों ने कहा 1500, 3000 की हमारी मांग है। 3000 तो बेसिक, मैं मानता हूं कि 3000 तो बेसिक मिनिमम है, लेकिन फिर भी जो इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है कि अगर हमें मौका मिला तो 1500 से हम लोग शुरू करेंगे। 400 से 20 साल नहीं लगाएंगे 1100 तक पहुंचने में, 1500 से शुरू करेंगे और वो बढ़ेगा और उसको हम 2500-3000 तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। दीपांकर भट्टाचार्य साहब क्या कहते हैं, क्या 2029 में राहुल गांधी का भविष्य आप देख रहे हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमें लगता है कि इस देश में वही जो लॉजिक हमने बिहार के लिए दिया वही लॉजिक देश के लिए है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को फिलहाल उसके अंदर ऊर्जा भरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को री एनर्जाइज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बारी बन जाना चाहिए था, इस बारी बन जाना चाहिए था, बस कुछ चंद सीटों के चलते हुआ, और वो भी सीटें कैसे नहीं आई वो तो शायद धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि एनडीए के पास बहुत एडवांटेज दिख रहा है। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर उनके सबसे बड़े एडवांटेज हैं, नीतीश कुमार एक उनके पास फेस है। प्राइम मिनिस्टर एडवांटेज है, कब है? मैंने कभी कभी है कभी नहीं है। इस बार मैं कह रहा हूं झारखंड में चुनाव हुआ, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? मान लीजिए दिल्ली में जब केजरीवाल जीतते थे उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होते थे क्या? पश्चिम बंगाल में जहां जाकर के इतना हल्ला किए तो वहां ममता बनर्जी रह गई, वहां क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा अभी तो देखिए लोग उबने लगे हैं, थकने लगे हैं, सुनते नहीं है भाषण। अभी हर चीज का कोई एक शेल्फ लाइफ होता है, एक ही चीज आप रिपीट करते जाओ। जीएसटी लागू कर देंगे, अभी बोले ये बचत का उत्सव है। अगर ये बचत का उत्सव है तो इससे इतने दिन तक क्या हो रहा था? वो लूट का उत्सव मना रहे थे, आपने लूट का उत्सव मना रहे थे। आपने भी जीएसटी का फायदा उठाया? हाँ, आपने भी कुछ जीएसटी का फायदा उठाया, कल से लागू हुआ है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए कोई बिग बिलियन सेल चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ठीक है जीएसटी का लोग लेंगे, लेकिन हमको डाउट है, हमें डाउट है कि जीएसटी का कितना हिस्सा एक्चुअली कस्टमर तक जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो कह रहे हैं कि जीएसटी से देश में मांग बढ़ जाएगी, मुझे नहीं लगता। मांग तो तब बढ़ेगी जब आपके जेब में पैसे होंगे, आपके जेब में आपके पास परचेसिंग पावर होगा। तो परचेसिंग पावर कहां से आएगा? मजदूरी तो कहीं किसी की बढ़ी नहीं है, टैरिफ आपने टैरिफ के चलते आपका पूरा एक्सपोर्ट फंसा हुआ है, तो नौकरी चली गई, कितने जॉब्स चले गए। एवरेज आप देखेंगे 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन हुआ है पिछले कई सालों में, तो इसका मतलब डिमांड है तभी तो इतना कलेक्शन हो रहा है। नहीं, वो बड़े बड़े आंकड़ा आप दिखा देंगे, मान लीजिए। अरे सर, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा झूठ नहीं, वो हम कह रहे हैं, ठीक है आप आंकड़ा दिखा देंगे, लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ है? वो 2 लाख करोड़, पहली बात आप देखिए, तो 2 लाख करोड़ में से कुछ करोड़ तो आपके हाईवेज में लगाए, बिहार में ब्रिज बनाने में, हाईवेज बनाने में। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी तो जीएसटी का कोई फायदा, रिडक्शन का फायदा कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। कस्टमर तक कितना फायदा पहुंचेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो आप एम्पिरिकली बता पाएंगे, उसको पहले से आप नहीं बता सकते हैं कस्टमर के पास कितना फायदा होगा। दूसरी बात है, हमने कहा कि जीएसटी जब आप ले रहे थे इतने 4 स्लैब 28%, तो आपको पता था, हम पूरा देश बोल रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है, हर चीज पर आप जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप कह रहे हैं कि इसका भी फायदा लेंगे। चित भी मेरी पट भी, अगर लेना है तो उस समय वो भी मोदी जी है तो मुमकिन है। देखो मोदी जी जो कुछ करते हैं थोड़ा सोच के ही करते हैं। ये जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश में बड़ा भक्ति वाला देश है। तो भक्ति उन्होंने कहा था कि धर्म के लिए तो अच्छी बात है, मोक्ष के लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में अगर आप भक्त बन जाएंगे, आंखों पर पट्टी डाल देंगे, दिमाग पर भी कहीं ताला लगा देंगे, तो वो बहुत देश के लिए नुकसानदेह है। उसमें आप दावत देंगे कि पूरे तानाशाही आ। बट ये तो विपक्ष का फेल्योर भी है ना एक तरह से। नहीं, अगर वो आप कह रहे हैं वो अपनी बातों में लोगों को रिझा रहे हैं, तो आप लोगों को सत्य बताइए। भाई सत्य ये नहीं है, ये सत्य है, आप क्या देख रहे हैं? लेकिन सत्य बताने के लिए उसकी कीमत है, जेल में डाला जा रहा है लोगों को, पार्लियामेंट से निकाल दिया जा रहा है। आसान नहीं है सत्य बताना, लेकिन फिर भी सत्य के लिए हम लोग बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। इस मुल्क में हमेशा सत्य का साथ दिया है मुल्क ने, और अब आज भी देगा। तो आप, एक आखिरी सवाल, आपका ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब क्लियर हो जाएगा सर? मेरे क्यों डिले कर रहे हैं इतना? इसी महीने में कोई डिले नहीं है। अभी एसआईआर आ गया, किसी को पता था कि आपको सीट की बात करेंगे तो वहां आपको वोट की बात करनी पड़ रही है, तो आपको एक एक वोट के लिए अभी सोचना पड़ रहा है। ठीक है,
तो आप वोट से भी निपटते हुए सीट की भी बात करेंगे, कर लेंगे। हमें लगता है इस महीने के अंत तक हो जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे मंच पे आए, आपका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपने आपका। मौका दिया। अच्छा, थैंक यू। दीपांकर भट्टाचार्य साहब, उनका कहना है कि बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई देगी। बहुत धन्यवाद आपका।